क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं लाउड एंड क्लियर? राइट, ओके, इसका मतलब आप सुन सकते हैं। तो सुनिए कि मैं हूं नसीम अहमद और फिल्मी दुनिया से मैं आपके लिए ड्रामों के, फिल्मों के रिव्यूज़ लेकर आता हूं। और आज भी जो है वो हम रिव्यू लेकर आए हैं मेरी ज़िंदगी है तू। और जनाब तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। और जनाब इससे पहले कि टेक्निकलिटीज़ की बात शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि राइटर जो है वो उसके रेज़न शाह हैं, डायरेक्टर इसके मुसद्दिक मलिक हैं और आधे से ज़्यादा बल्कि पौना 75-80% जो है वो सीरियल मुकम्मल हो गया। और मैं आपको कास्ट बता रहा हूँ, लेकिन रवायात है, क्या कीजिए, रवायात का तो साथ देना पड़ता है ना। और प्रोड्यूसर हैं, कल को कोई मुझसे शिकवा कर लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। प्रोड्यूसर जो हैं जिन्होंने पैसा लगाया दबा के और खूब पैसा लगाया है वो जनाब हैं हुमायूं सईद साहब और शहजाद नसीब साहब। और इसके अलावा जनाब म्यूज़िक की दुनिया में जो म्यूज़िक, गिटार और तबलचा और म्यूज़िक बैकग्राउंड जो सारा का सारा बजवाया है, जो बना के दिया है, वो आसिम अजहर साहब हैं। और इसको जो गाया है बड़े खूबसूरत अंदाज में, और कुछ हमें बहुत सी इस नाम से याद भी आती है, लेकिन वो बात हम फिर दोबारा करेंगे क्योंकि बात करने के लिए वक्त बहुत मौजूद है। तो जनाब वो सिंगर जो हैं वो साबरी सिस्टर्स हैं। इसके अलावा जनाब आपको जो है एक और चीज़ जो है वो पता ही है आपको कि हानिया आमिर जो उसमें बिल्ली बनी हुई हैं, बिल्ली की तरह लड़ रही हैं, नोच रही हैं। मैंने जो है 26 जो है ना खाली वो देखा है और उसी की बात करूँगा और उसी को आज चलाऊँगा और उसी में नुक्ताचीनी करूँगा और बात करूँगा वो सारी जो आपके जहन में शायद है, शायद नहीं है। तो वो बनी हुई है जनाब डॉक्टर आयरा बनी हुई हैं और जो नाम है ना ज़रा मुश्किल से। और बिलाल अब्बास खान साहब जो हैं वो कमियार बने हुए हैं या कामियार बने हुए हैं। अब कमियार में या कामियार में कुछ फ़र्क तो होना चाहिए। एनीवे, बात को लेकर आगे चलते हैं। और मैंने ये 26 के ऊपर अचानक जो है ये व्लॉग बनाने की सोची क्यों, मैंने कहा इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। वो थे जनाब इसके 600 मिलियन व्यूज़। बहुत थोड़े से वक्त के अंदर ड्रामा जो है कहीं कहीं पहुंच रहा है, कहीं कहीं जा रहा है। तो मैंने कहा चलें जनाब अपना रिव्यू वाला चश्मा लगाते हैं और लगा कर चलते हैं और देखते हैं कि हानिया आमिर ऐसा कुछ क्या कर रही है जिसकी वजह से इसके व्यूज़ इतने बढ़ गए। और क्या इसी के फ़ैन हैं या फिर जो दूसरा हीरो है उसके अब्बास साहब के फैंस हैं या फिर जो है हुमायूं सईद साहब की प्रोडक्शन है या फिर वाकई ड्रामे में कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग इसको बार बार देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, छोटे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं और इसके व्यूज़ हैं वो कहीं कहीं पहुंचा दिए। तो जनाब तैयारी करके शुरू करते हैं और जिक्र शुरू करते हैं डे 1 से कि क्या हुआ। ओके जी, अभी हम बात ही कर रहे थे हानिया आमिर की और अब्बास साहब की। तो उनके जनाब एक फ़ैन का फ़ोन आ गया, फ़ैन का नहीं, मेरी ज़िंदगी जो है, मेरी ज़िंदगी है तू के एक फ़ैन का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि जनाब आज आप हमारे इस ड्रामे के ऊपर काम कर रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, तो ज़रा अच्छे से दीजिएगा क्योंकि हम लोग इसको बहुत शौक़ से देखते हैं और हमें बहुत कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत कुछ बताएंगे। और मेन जो मैंने रिक्वेस्ट की थी, जो गुजारिश की थी कि रिव्यू करने का मतलब ही है कि पता तो कि 600 बिलियन जो व्यूज़ हो गए, कैसे हो गए, हमें पता ही नहीं चला। कोई तरीका हमें भी पता चल जाए आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द गेम, राइट। ओके जी, गेम शुरू होता है इससे पहली बात से, और वो पहली बात ये है कि ये साहब जो नज़र आ रहे हैं आपको, जिनके सर पे बाल थोड़े कम हैं, मेरी तरह हैं, मेरे भी बाल थोड़े कम हैं, आपके भी कम हो जाएंगे, सबके कम है। खैर ये तो मजाक की बात थी, मेरे बाल कोई इतने कम नहीं है। एनीवे, ओके, तो ये मंसूर साहब का फ़ोन आता है इनको और बड़ी दर्द भरी आवाज़ में वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जुनैद देखो अब जो है ना थोड़ा रैकलेस बिहेवियर ख़त्म कर दो, अब नेग्लिजेंस ख़त्म कर दो क्योंकि एरम जो है वापस आ गई है। उसका वो कीमियो का जो है वो कैंसर है और उसने ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन डॉक्टर ज़्यादा होपफुल नहीं है। तो तुम पुरानी जितनी भी तुमसे लफ्ज़िशें हुई हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं तुम्हारी, उनको फ़िलहाल ख़त्म कर दो और उसका हाल पूछ लो, फ़ोन कर लो और मिल लो जाकर। तो जुनैद साहब जो हैं वो, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो एक ही एपिसोड से मुझे मिला है वो ये है कि जनाब ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और इनकी बीवी आगे जाकर हम जब देखते हैं तो इनको वो करप्ट कहती है कि आप करप्ट हैं और आपने जो है ना करप्ट का और रिश्वत का और इस तरह की चीज़ों का बाज़ार जो है गर्म किया हुआ था, तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहता। ओके, अब जनाब हमारे सामने आ गई हैं हानिया। तो हानिया जनाब अपने लुक से इम्प्रेस कर रही हैं और कुछ भी नहीं बोलती, पूरे के पूरे इस सीन के अंदर खामोश रहती हैं और पूरे हमारे जो मिलियंस एंड बिलियंस में व्लॉग में जो हमारे व्यूज़ हैं वो देखते रहते हैं। स्पेल बाउंड अपीयरेंस जिसे कहते हैं ना, वो अपीयरेंस है इनकी।
जादुई किस्म की अपीयरेंस है। और लड़कियां तो खैर देख ही रही होंगी, और आदमियों का तो पता ही नहीं कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। खैर एनीवे, तो जनाब पीछे कपड़े भी टंगे हुए हैं और चीज़ें हैं। तो हानिया आमिर को हमने देख लिया। उसके बाद ये है बेचारा तबाह बर्बाद, तबाह बर्बाद कौन हो सकता है? बाप होगा, जाहिर सी बात है, बाप है जी। और ये तबाह बर्बाद हो गया। ये कोई डॉक्टर वगैरह है और इसने बड़े प्यार मोहब्बत से जो है अन्य को पाला था, और पालने के बाद जो है इसको बहुत प्यार से रखा था। लेकिन हानिया ने इसकी बात नहीं सुनी, और वक्त आने पर उसने जनाब जाकर अब्बास से जो है शादी कर ली अपनी मर्ज़ी के साथ। और डॉक्टर साहब जो है वो चश्मा लगाए हुए और जनाब अपनी नाराज़गी का जो है वो इजहार कर रहे हैं और तशवीश का इजहार कर रहे हैं और बड़े परेशान बैठे हुए हैं। तो कौन सी नई बात हुई है? ये तो बापों के साथ हुआ करता है, बापों से तो राय ली नहीं जाती ना, कि पूछेंगे तो ज़ाहिर इनकार ही होगा। इनकार तो उसी बात में होता है, सेंसिबल बात होती है। तो जनाब ये इनकी बेगम साहब बैठी हुई हैं, दाएं बाएं घूम रही हैं, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ काम इनको फंस गया। और यही हुआ कि पहले उन्होंने नाप खाने का पूछा, फिर पूछा आप जा रहे हैं क्लिनिक, जाएंगे नहीं जाएंगे, और फिर उसके बाद भी बात नहीं बनी। फिर पूछा चाय बना दूं आपको, तो फिर भी बात नहीं बनी। तो आखिरकार जनाब हानिया के बाबा जो हैं वो बोली पड़े और कहने लगे खैर तो है, आप इतनी ज़्यादा बात मुझसे क्यों कर रहे हैं? उस पर जनाब खातून जो हैं वो थोड़ा बड़ी पोलाइटनेस के साथ उन्होंने जवाब दिया और कहा कि आयरा की कल जो है कमियार से शादी हुई है और उसको एक फ़ोन ना कर लूँ। तो बड़े मुदल्लल और बड़े ज़ोरदार अंदाज से बाबा जान ने कहा कि ज़रूर कीजिए, क्यों नहीं कीजिए, आपको करना चाहिए, फ़ोन तो आपका बनता है। मैं हैरान, मैंने कहा ये तो इजाज़त दे दी इन्होंने। तो उसके बाद जो जुमला था वो बहुत ही सख्त था, और उसके बाद मुंह बनाए कहा उन्होंने अगर आपने उनको फ़ोन किया तो फिर मुझसे बात मत कीजिएगा। बस ये खातून के लिए काफ़ी था, और ख़ातून ने कभी नीचे देखा कभी ऊपर देखा और खामोश हो गई। अब तक के जो मैंने ये ड्रामे के क्लिप्स देखे हैं, इसके अंदर जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये है कि पेयर्स बना दिए गए हैं। मैं थोड़ा सीन तेज़ी से चलेंगे, इसलिए मैं पहले से ही थोड़ा सा जो आपकी जो है ना थोड़ी सी मंजर कशी करता चलूँ कि आगे किस तरह से सीन आएंगे, और सीन जो है वो सीन आफ्टर सीन होते चले जाएंगे। हो सकता है कि ये सीन और ये म्यूज़िक मेरी आवाज़ दबा दे, तो मैं अपनी आवाज़ को रोशन रखता हूँ और आपको बता दूँ कि यहाँ पेयर बनाए गए हैं। एक पेयर तो ये है, दूसरा पेयर वो है जुनैद साहब का और उनकी मिसेस इरम का, और तीसरा पेयर भी है इसके अंदर, और वो तीसरा पेयर जो है हीरो और हीरोइन का, यानी कि हानिया आमिर का और अब्बास का, बिलाल अब्बास का पेयर है। अब ख़वातीनो हज़रात, जो मुझे हैरानी इसके अंदर हुई है ना सबसे ज़्यादा, वो ये हुई है कि इसका कोई मुझे प्लॉट नज़र नहीं आया। वो प्लॉट नहीं जो आप F10 वगैरह में ढूंढते हैं, प्लॉट होता है कहानी का, स्केच होता है ना। इसका स्केच नज़र आया ना इसका मुझे प्लॉट नज़र आया, और ये भी नज़र नहीं आया कि ये किस तरफ जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि इसमें गरीब फैमिली की एंट्री नहीं है। अक्सर बेशतर हम फिल्में देखा करते हैं और ड्रामे देखा करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं से एक गरीब फैमिली की एंट्री भी होती है, जो गाहे बगाहे आ जाती है और आने के बाद अपनी एंट्री दिखाती है और बता दी गई ना गुर्बत भी है। और गुर्बत का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी नफ्स जो है इज़्ज़त नफ्स ख़त्म कर दें, तो गुर्बत की बात भी होती है। तो ड्रामा बड़े स्मूथ अंदाज से जा रहा है, जैसे कि इन्होंने कन्फर्म बता दिया हो कि भाई गरीबी की बात नहीं करनी, कोई गरीब है नहीं यहाँ पर। अब जनाब रात गुजरी है शादी की, शाम को शादी हुई है हानिया आमिर और बिलाल अब्बास की, और ये फर्स्ट मॉर्निंग है और 12-1 बजे का टाइम हो गया है, और हानिया वहाँ पर मूव कर रही है कमरे में। तो बिलाल अब्बास साहब जो हैं वो अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि जनाब तुम्हें थोड़ा सा भी मेरा ख्याल नहीं है कि मैं सो रहा हूँ, और तुम फिर भी टिक 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 करके जूतियों की चपकार कर रही हो, कभी क्या करती हो कभी क्या करती हो, तुम्हारा मसला क्या है? अब सारे ड्रामे को जो है हम यहाँ पर जिस लपेटे में लिए हुए हैं वो लपेटा है लव स्टोरी का, प्यार मोहब्बत का, वादों का। और ये वादे जो हैं ये सारे के सारे कितने अच्छे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आएगा। लो जी, वो बिस्तर से बाहर आ गए और आंखों से उनके अंगारे निकल रहे हैं। भाई नींद से हटा दिया ना, नींद से उड़ा दिया तो फिर कोई भी हो, चाहे महबूबा हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, फिर नींद तो नींद होती है। अब यहाँ पर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, यहाँ तक कि यार इनके अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। कितना कड़वा बोलने के बावजूद भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मतलब प्यार करते हैं तो शादी हुई ना, और शादी भी ऐसी कि फैमिली से लड़के शादी की है, बाप को नाराज़ किया, माँ को नाराज़ किया, बहन भाइयों को नाराज़ किया और शादी कर ली बिलाल साहब से। लेकिन अभी मैं ये ब्रेक नहीं करता, और अभी मैं सिर्फ यही बताता हूँ कि ये जो है ये बात आगे बढ़ती चली जाएगी, और बात बहुत छोटी सी है, बात कुछ भी नहीं है।
और कहते हैं ना कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर गुजारिश करता चलूँ कि ये वो मोहब्बत है जिसमें दोनों ही एक दूसरे को मग़लूब करने की कोशिश कर रहे हैं, गालिब आने की कोशिश कर रहे हैं। मोहब्बत में ऐसा नहीं होता। मोहब्बत तो खुशी का नाम है। जो आशिक और माशूक की मोहब्बत है ना, वो बिल्कुल एक तरफ़ा मुख्तलिफ होती है, क्योंकि दोनों ये चाहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है, जो हमारे सामने है, हमारा बिलव्ड जो है, दैट हैज़ टू बी सिमिलरली हैप्पी, और ही और शी दे डू एवरीथिंग टू मेक दैट पर्सन हैप्पी। दे नेवर एवर केयर अबाउट देयर चॉइसेस, देयर आइडियाज़, नथिंग, बट थिंग्स आर entirely different here. They are not going to listen to each other, not even for a second. With the sparkling eye, with the tongue, with their fingers, with their body movements, they are telling that we have the superiority. Each and every, दोनों में से हर एक जो ये चाह रहा है कि मैं दिखाऊं कि मैं सुपीरियर हूँ, और देख लीजिए गुस्सा है किस तरह से चल रहा है। और इन सीनों के साथ साथ हम आगे चलते हैं और आगे चल के बात करते हैं कि इसके बाद जो है वो हमें जो बड़ा पेनफुल सीन है वो हमें दिखाया गया, जिससे हमें काफ़ी तकलीफ़ हुई। वो था इरम का और जुनैद का सीन। और इरम बैठी हुई है किसी गालिबन बड़े होटल में बैठी हुई है, और जुनैद आता है अपनी बेटी के साथ, और जुनैद ही वही है जो सीन के शुरू में हमें नज़र आए थे। जो हमारा ये व्लॉग शुरू हुआ था, जो किस शुरू हुई थी, एपिसोड शुरू हुआ था, सबसे पहले जो नज़र आए थे वो जुनैद थे। अब जुनैद जनाब बड़ी तमहीद बांधने के बाद, अपने आप को संभालने के बाद इरम से बात करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि जनाब तुमने बेशक अपना इलाज करवाया है, लेकिन यहाँ पर एक डॉक्टर है और उसके साथ जो उसके एसोसिएट है वो बड़े अच्छे हैं कीमोथेरेपी वगैरह में, तो मैं चाहूँगा कि तुम उससे एक अपॉइंटमेंट ले लो ताकि हमारा ये मसला जो है वो हल हो जाए। बस इतनी बात कहनी थी और इरम जो है वो भड़क गई गुस्से में और कहने लगी हमारे वाली बात छोड़ दो, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम एक करप्ट इंसान हो, तुमसे ज़्यादा बात नहीं हो सकती। यहाँ पर जुनैद साहब अपने आप को संभालते हैं और संभालने के बाद कहते हैं कि ये बातें बाद में भी होती रहेंगी, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ और आधे घंटे बाद हमारी जो है वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो प्लीज़ आप आ जाएँ ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। और जनाब उसके बाद जो है फिर ये चलते हैं, जाके कीमोथेरेपी वगैरह होती है और जो रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं वो इतने होपफुल नहीं होते, पेनफुल होते हैं। बेटी परेशान होती है कि ये कैसे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, दे वर क्वाइट डिस्टर्ब। अब यहाँ पर एक सीन डाला जाता है। अब दिखा दिया कि जनाब कोशिश पूरी ये की जा रही है कि कहानी को फॉलो मत करो, एक्टिंग को फॉलो मत करो, लेकिन जो बैकग्राउंड है, जो उठना बैठना है, ओढ़ना बिछोना है, वो ऐसा दिखाओ कि जो कहीं मिल ही न सके किसी को। और पूरी कौम जो है उसी ओढ़ने बिछोने की तरफ अगर चले तो उनको ज़िंदगियों पे ज़िंदगियाँ चाहिए। बहुत खूबसूरत घर है, बहुत खूबसूरत लॉन्स हैं, बहुत खूबसूरत कमरे हैं, आप भी देखिएगा, आपने तो खैर देखा ही होगा, मैं तो रिव्यू पेश कर रहा हूँ। और ये सिलसिला चल रहा है। अब यहाँ पर एक किरदार जो है बड़ा डिफरेंट सा है, लविंग सा है। अभी हानिया ने अपने हस्बैंड का किरदार देख लिया है और देखने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है कि इस बंदे की खातिर जो है मैं अपनी जान दे रही थी। उन्हें तो हज़रत यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि इस घर का आवा बिगड़ा हुआ है। किसी की भी मिसाल ले लें तो वो जो ना पूरी तरह से बिगड़ चुका है और उसको ठीक करने की कोई अब जगह बाकी नहीं रही है। और यहाँ पर सिर्फ एक किरदार ऐसा है, वो है दादी का। और दादी का किरदार जब हमने देखा तो दादी बड़े प्यार से जो है हानिया को बड़े प्यार से वेलकम कहती हैं, अपने साथ कैरम बोर्ड पर बिठाती हैं और कैरम खेलते हुए उसको खाने की ऑफ़र करती हैं, उसको नाश्ते की ऑफ़र करती हैं और उसको कहती हैं बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। लेकिन हानिया नहीं मानती, हानिया का ज़मीर गवारा नहीं करता और हानिया कहती है कि मेरी माँ मुझे कहती है कि मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, तो लेट्स give me a permission to go to the kitchen and I'll just prepare a cup of tea for you। उस पर दादी मान जाती हैं और ये सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो है जनाब बिगड़ने की बात है, क्योंकि ये बार बार ये कह रहे हैं कि दोपहर के 1 बज गए हैं, 2 बज गए हैं और किसी ने नाश्ता नहीं किया, कोई उठा नहीं है और एक दूसरे कमरे जो हैं वो एग्जैजरेट करते हैं कि एक मील के फासले पर हैं, तो कोई किसी को ना बर्दाश्त करता है और ना ही देखने को तैयार है। अब बात कर लेते हैं हानिया की सास की। हानिया की सास भी जो है वो बहुत सी जो है ना चीज़ों के अंदर जो है वो फंसी हुई हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि एज आ मदर बिहेव करना है, एज आ वाइफ बिहेव करना है या एज आ बैचलर
या कुंवारी लड़की के बिहेव करना है, क्योंकि उनकी जो सारी अदात और सकनात हैं वो लड़कियों वाली हैं। और वो भी किचन में एंट्री देती हैं और हानिया को कहती हैं कि जी मेरी फ्रेंड्स कुछ आ रही हैं तुमसे मिलने के लिए। अब ये शादी जो हुई है, ये एक और आपको हैरान कर देने वाली बात है कि इतना बड़ा सब कुछ है, बजट है, पैसे हैं, घर है, लॉन है, लेकिन इन्होंने ये शादी छुप कर की है, किसी को नहीं बताया। तो इस बात को वो आश्कार करती हैं बिलाल की जो वालदा बनी हुई है कि जनाब मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो उनको पता चल गया है और वो जनाब तुमसे मिलने आ रही हैं। ये हानिया को कहती हैं तुम तैयार हो जाना। अब उनकी एंट्री वहाँ पर भी हमने देख ली, फिर फ्रेंड्स आई, उनकी फ्रेंड्स भी बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की, झूठ सच सबकी खिचड़ी बनाकर बात करने वाली। अभी सारे के सारे किरदार जो है न जाने कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली इस किस के अंदर जो इन्होंने दिखाया है वो किरदार दिखाए हैं कि हर शख्स जो है बिगड़ा हुआ है। और फिर अब जो मैं आखिरी सीन डिस्कस करने लगा हूँ वो काफ़ी पेनफुल है और काफ़ी दुख से भरा हुआ है। वो ये है कि बिलाल साहब अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं, दिखाते हैं कि जी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और गाड़ी में जब बैठे होते हैं तो हानिया की बहन जो है वो उससे नेक्स्ट मॉर्निंग शादी की बात पहली दफ़ा मिलने आती हैं और वो उससे जब बात करती हैं तो बिलाल साहब जो हैं वो बहुत ही बुरे अंदाज में कहते हैं कि मुझे तो पता चला कि हानिया आमिर जो वो पागल है और तुम भी पागल हो और तुम्हारा सारा ख़ानदान भी पागल है। ये बात लेकर बहुत अफसोस थी, न सिर्फ उनकी सिस्टर के लिए बल्कि हानिया के लिए भी और सभी के लिए। अब ये डिस्कस करते हैं इसको बैठकर कि ये बात कैसे हो गई, क्यों हो गई। और फिर अब हानिया को एहसास हो रहा है कि मैंने इस शख्स के लिए अपने बाप को नाराज़ कर दिया, अपनी फैमिली को नाराज़ कर दिया। और अभी ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते कि सीन आगे चलाया जाता है और दिखाते हैं कि गाड़ी लेकर वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है। अब ये सबसे जो रेवलेशन है ना, जिसको कहते हैं ना कि चीज़ का खुलकर सामने आ जाना। अभी तक मैं समझ रहा था कि ये सिर्फ एक लड़का है जो गुस्से में आ जाता है, झुंझला जाता है, अपनी मर्ज़ी करने का मालिक है, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ ऐसी सीरियस बातें करी जिसने पूरे की पूरी किस्त का नक्शा मेरे जहन में पलट के रख दिया। अब यहाँ पर वो कुछ इस तरह का इज़हार कर रहा है जैसे कि वो हानिया आमिर से शादी करने के बाद पछता रहा है, और जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है वो भी इसको यही कहती है कि तुमने मर्ज़ी कर ली है तो अब पछतावा कैसा। और यही बात करते करते एग्रेशन दिखाता है, चलता है वो और गाड़ी लेकर रोड पर आ जाता है और गाड़ी पूरी स्पीड से चलाना शुरू कर देता है और कई दफ़ा वो गाड़ी मारते मारते बचा। अब मुझे इस बात का समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी लव स्टोरी है, ये कौन सा लव है जिसमें एक्स गर्लफ्रेंड भी ज़िंदा है और शादी की नेक्स्ट मॉर्निंग ही आप एक्स गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाते हो और फिर दिखाया ये जा रहा है कि लव स्टोरी है, शादी प्यार की है। तो अगर ऐसा प्यार है तो अल्लाह इस प्यार से हमें बचा के रखे। और आप भी ज़रा देख लीजिएगा कि इस पूरे ड्रामे के अंदर जो है ना सिर्फ मुझे अमारत नज़र आई है, अमारत दिखाई गई है, अच्छे घर, अच्छे कारपेट, अच्छे और बड़े लॉन्स, गाड़ियाँ और ऊंची ऊंची बातें, रहन सहन और स्विमिंग पूल। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तो आखिरी किस्त से करीब तरीन किस्त है, अब मेरे ख्याल 1-2 किस्तें रह गई हैं, लेकिन ये किस्त ऐसा लग रहा है कि इस किस्त को तो पहली किस्त होना चाहिए था, जिसमें ओपनिंग अप होती है कैरेक्टर्स की, उनकी चीज़ों को एक्सपेंड किया जाता है। और यहाँ पर चल के तो एंटी क्लाइमेक्स आया हुआ होता है। यहाँ पर जो चल कर जो है ना सब एक दूसरे को आजमा चुके होते हैं और बात कहीं कहीं पहुँच रही होती है और ड्रामा इंतहाई सीरियस, सीनियर और टोन बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये तो अभी ऐसा लग रहा है 26 एपिसोड के अंदर कि जैसे अभी ड्रामा दूसरी या तीसरी किस्त के अंदर है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, किरदार एक दूसरे के सामने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहरहाल जैसा भी है वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ वेल दैट एंड्स वेल। और शाम को आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो आप अच्छे हैं। आपके नाम के अगर आगे किसी बैट्समैन के 120, 130 लिखे हुए हो तो 5 से 7 गिरे हुए कैचों का हिसाब कोई नहीं लेता कि अगर अंपायर का डिसीजन था वो उस वक्त दे देता गलत तो आप 0 पे आउट थे, फिर आपका कैच गिरा, फिर आपका कैच गिरा, फिर आपका कैच गिरा। तो एवरीथिंग इज़ वेल दैट एंड्स वेल। और अच्छा जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है ड्रामा, खूबसूरती के हिसाब से, ग्लैमर के हिसाब से।
और मेरी ज़िंदगी है तू जनाब, इसको रिव्यू को बस अब हम यहाँ पर रोकते हैं, क्योंकि मेरी और आपकी बातें और रिव्यू के बारे में बातें तो वो चलती चली जाएंगी, तो ख़त्म करते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर भेजेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि सभी कुछ एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा नसीम अहमद को, फिल्मी दुनिया से नसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी रिव्यू में बात करेंगे और इजहार ख्याल करेंगे भी और आपसे लेंगे भी। अल्लाह निगहबान।